आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में स्टडी फॉर आवर डेस्टिनेशन। आज हम लोग इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश की बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये पहला क्लास है हम लोग का इंग्लिश का। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जितने भी एस्पिरेंट लोग हैं, आप लोग कंपटीशन के लिए एसएससी हो चाहे बैंक हो, उसमें इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है मैथ की तरह। तो इंग्लिश का पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। और आज के क्लास में जो हमारा कंटेंट होगा वो होगा वर्ब। जो हमारा कंटेंट होगा वो वर्ब होगा। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोग को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये एक विषय नहीं है बल्कि एक लैंग्वेज है। आप इससे लैंग्वेज की तरह ही पढ़िएगा और इससे कोई डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छा लैंग्वेज है ये। हमारी जैसे मातृभाषा की तरह कुछ भी हो, हिंदी हो, बंगाली हो या कुछ भी हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, या भारत में जितने भी मातृभाषा और हैं उसकी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिससे बच्चों को डर लगता है, स्टूडेंट्स को डर लगता है। मैं जानता हूँ, मेरे तरह और भी जितने एस्पिरेंट हैं उन्हें भी डर लगता है। बट ये हमारा एक प्रयास है इस सब्जेक्ट को, इस लैंग्वेज को एक अच्छे तरीके से देने का। तो आज हम लोग इसकी पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ब से। वर्ब से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, वर्ब जो हिस्सा है वो हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मैं लिखता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ने बहुत सारा पढ़ा होगा या देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। जिसे हिंदी में कहें तो नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने लिख दिया, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, हर लैंग्वेज का खुद का एक व्याकरण होता है। ये हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं ये इंग्लिश के व्याकरण का हिस्सा है। इंग्लिश के व्याकरण का हिस्सा, और व्याकरण को क्या बोलते हैं, ग्रामर। तो इंग्लिश के ग्रामर का हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी का खुद का व्याकरण होता है। हर लैंग्वेज का अपना अपना व्याकरण होता है जिसमें हम लोग चीज़ों को बोलते हैं, चीज़ों को बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, हर चीज़ सीखते हैं। ये जो हम लोग सीखने वाले हैं ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सीखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहली बात, सबसे सरल भाषा में बोलूँगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। इसमें जो अंदर आने वाले वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके बारे में लेकिन आपको बेसिक जानकारी कम से कम होनी चाहिए इसको डिटेल में पढ़ने से पहले। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मान लीजिए मैं एक वाक्य आपको बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ मैं आपको कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, ठीक। इसे मैं और कितने तरीके से बोल सकता हूँ। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, ये तो पहला तरीका हुआ। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, ये दूसरा तरीका हुआ। अपने दोस्त के घर मैं जा रहा हूँ, ये तीसरा तरीका हुआ। और ना जाने बहुत सारे तरीके से आप ये सेंटेंस को मोड़ कर बोल सकते हैं, तोड़ मोड़ कर बोल सकते हैं। और जो सामने वाला जिसको आप बोल रहे होंगे वो समझ जाएगा, बहुत आसानी से समझ जाएगा। उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी समझने में, वो बहुत आसानी से समझ जाएगा। क्यों? आप लोग बोलेंगे ये बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, मैं ये, और इसे मैंने जितने तरीके से बोला, ये सारी बात बहुत कॉमन बात है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये हिंदी है और हिंदी हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो हमारा हैबिट हो चुका है हिंदी को सुनने में, और उसे मैं जैसे भी बोल दूँ, तोड़कर या मोड़कर जैसे भी बोल दूँ, आप उसका भाव समझ जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अंग्रेज़ी में वही प्रॉब्लम होने लगता है। अंग्रेज़ी भी सेम टू सेम यही है। अंग्रेज़ी में भी वाक्य जब बनता है उसे मैं किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ, लेकिन आपको समझने में थोड़ा अटपटा लगेगा, या आपको लगेगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों है, क्योंकि उससे आप परिचय नहीं है, फेमिलियर नहीं है बचपन से।
जबकि हिंदी से आप फेमिलियर हैं या अपने मातृभाषा से आप फेमिलियर है तो उसको आप कैसे भी बोल दें, आपको ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि अरे ये पहले आना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ हिंदी में, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, ये एक सेंटेंस है। इसे मैंने फिर से अलग सेंटेंस में लिख दिया, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर। दोनों में कोई अंतर है? आप बताइए मुझे। कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस बस इतना है कि इसे किसी और तरीके से लिखा हूँ और इसे किसी और तरीके से लिखा हूँ। भाव तो वही है। अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाला भी मुझे बोलेगा नहीं अरे ये अटपटा नहीं लग रहा, हाँ ठीक है चल जाएगा, ये बिल्कुल चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों चल जाएगा ये? क्योंकि ये हिंदी है, इससे आप परिचय है, इससे आप फेमिलियर है, इसीलिए आप पूछते नहीं हैं या जानने की कोशिश नहीं करते, या आपको सब कुछ सही लगता है, या फिर ये बात जो हम लोग भाषा में बोलते हैं अपने बोलचाल के भाषा में कि ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। भाव समझने से तो हुआ, भावना को समझिए, शब्दों में क्या रखा है, ठीक है। लेकिन जब आप इंग्लिश में आते हैं तो ये चीज़ आपको फिर वहाँ पे दिक्कत महसूस कराती है, और तब आपका काम आसान करता है जो मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? देखिए, बेसिक से देखिए, बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं है, कुछ शब्द हैं। मैं इंग्लिश में लिखूंगा फ्यू वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, फ्यू वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिन्हें हम लोग एक वाक्य में रखते हैं, पुट करते हैं उसके काम के अनुसार, उसके जगह के अनुसार, ताकि वो वाक्य हमें सही लगे। हिंदी में भी स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, हिंदी में भी वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, बट क्योंकि हिंदी में हम लोग बहुत फेमिलियर हैं तो कुछ भी बोले चल जाता है। बट इंग्लिश में क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं और इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी देश की लैंग्वेज नहीं है, तो क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं, बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि कैसे बोले ताकि अच्छा लगे, मजाक ना उड़ाया जाए, वो सही हो, कोई सामने वाला ये ना बोले कि तुमने गलत इंग्लिश बोल दी है, अंग्रेजी बोल दी है। तो उसमें बहुत हमारा काम करता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने क्या बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कुछ शब्द है, फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग उसके काम के अनुसार, उसके रूप के अनुसार एक सेंटेंस में रखते हैं, एक वाक्य में बैठाते हैं या उसको स्थान देते हैं ताकि वो सेंटेंस बिल्कुल सही लगे, वो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सही लगे। इंग्लिश में ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैं घर जा रहा हूँ मैं उसके घर जा रहा हूँ। ये दो सेंटेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा इंग्लिश में, और सिर्फ एक ही कारण है उसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हुआ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात। क्या हुआ, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, कुछ शब्द हैं जिन्हें उनके काम के अनुसार, जो उनका फंक्शन है, और उनके रूप के अनुसार, जो उनका फॉर्म है, एक सेंटेंस में हम लोग पुटअप करते हैं ताकि वो सेंटेंस बिल्कुल सही लगे, बिल्कुल सही हो। ठीक है, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर इसकी डिटेलिंग की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो शब्द हैं, वो उनको कुछ नामकरण कर दिया गया है इंग्लिश में। 8 तरह के होते हैं, ये आपने जाना होगा। नाउन होता है सबसे पहले, फिर प्रोनाउन होता है, फिर वर्ब होता है, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, एडजेक्टिव,
प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और लास्ट इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, अंग्रेजी में। पहला है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मैं हिंदी में भी नाम बोलूँगा इसके। नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, वर्ब को बोलते हैं क्रिया, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंधवाचक। नाम से घबराइएगा मत, ये सब नाम। कंजंक्शन को बोलते हैं संयोजक। भारी भारी सिर्फ नाम है, काम इनका बहुत आसान है। और इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ये हिंदी में है। सिर्फ जानकारी के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको हिंदी में तो इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना इंग्लिश में ही है। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजंक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ये नाम बड़े होंगे, जैसे प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजंक्शन संयोजक और विस्मयादि बोधक। जब इन्हें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास आज से स्टार्ट होता है। पहला क्लास होगा आपका वर्ब से, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा था। वर्ब से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्लास, और फिर धीरे धीरे करके और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिटेल्स में इसको समझते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे। तो जब मैं इनकी डिटेलिंग करूँगा तब मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, ये नहीं है। तब आप लोग देख लीजिएगा कि ये कैसे होता है, नहीं होता है। आज जो पहला क्लास है वर्ब, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बोल दिया, मैं 2 बार बोल चुका हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या होता है। कुछ शब्द होते हैं जिनको अपने काम के अनुसार, रूप के अनुसार एक सेंटेंस में रखा जाता है, ताकि वो सेंटेंस लिखने में, बोलने में सही लगे। ये वर्ड को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, सही लगे। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पहले भी दिया है। हिंदी में मैंने बोल के यहाँ पे लिख के भी दिखाया था कि हिंदी कैसे भी बोल दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, भाव निकल के आना चाहिए। बट इंग्लिश में वैसा नहीं होता है। इंग्लिश में आपको समझना होता है हर चीज़। अगर मैं एक चीज़ भी, कोई भी, ये कुछ किसी भी चीज़ को अगर मैं उससे बदल दूं तो बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएगा उस वाक्य का, और उसका भाव कुछ और निकलेगा, जिसके कारण फिर आप जो बोलना चाहते हैं वो सही नहीं होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये रहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन कैसे करें। मैं बता देता हूँ। उसका मतलब डिकोड कहाँ है, उसका कोडिंग कहाँ है, कहाँ उसका जड़ है। ये है उसका जड़, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश के ग्रामर का हिस्सा है। ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं वोकैबुलरी में अच्छा कर लूँगा तो मैं इंग्लिश स्पोकन सीख जाऊँगा। नहीं, ग्रामर, और वो भी ये हिस्सा जो हमारे 1-2 के बुक में या 3-4 के बुक में, ग्रामर बुक में रहता था पहला चैप्टर, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता था। सबके रहे होंगे, किसी का ध्यान नहीं जाता। सब हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे, सब स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे, नाउन से। लेकिन ये इसे अगर आप समझते तो आप समझ जाते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, क्योंकि ये आपको बताता है हर उस चीज़ के बारे में जो कहाँ लगने वाला है, बोलते वक्त या लिखते वक्त। बस इंग्लिश आसान है, ये सीख जाना है, ख़त्म हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाएंगे तो हम लोग इंग्लिश लिखना और बोलना भी। चलिए,
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ब के साथ। जैसे कि मैंने कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर या पहला टॉपिक आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये है वर्ब। देखिए, वर्ब अगर मैं कहूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे आसान टॉपिक ये है। अगर इसे आप सही डिटेलिंग से समझें तो सबसे आसान टॉपिक, और इससे सब टॉपिक जुड़ा हुआ है, सब कुछ टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, सब कुछ लिंक है। और मैं एक और बात बता दूं, इंग्लिश में क्या हो रहा है, इंग्लिश में आप जब पढ़ते हो ना तो आपको लिंक होना बहुत ज़रूरी है पिछले चैप्टर का। अगर आपका लिंक नहीं है पिछले चैप्टर का तो आप मिस कर जाओगे टॉपिक को। मतलब आप वर्ब अगर नहीं जानते तो आपको नाउन समझने में दिक्कत होगी, नाउन नहीं जानते तो एडजेक्टिव समझने में दिक्कत होगी, नाउन नहीं जानते तो प्रोनाउन समझने में दिक्कत होगी। तो ये लंबा कहानी है और ये सब कुछ पता होगा। जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए मैंने बोल दिया ये चीज़ कि इंग्लिश आप पढ़ते हो जब, तो उसे सीरीज़ वाइज पढ़िए, उसे बीच से मत पढ़िए, उसे बेसिक से पढ़िए, फर्स्ट क्लास से पढ़िए। बुक से भी पढ़ते हो तो भी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट तरीके से उसे पढ़िए। ये नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। भले वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ही क्यों ना हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना ही आपका कंपटीशन में सक्सेस हो सकता है। नहीं तो फिर वो दिक्कत होगा आपको अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे, और बेसिक स्टार्ट होता है वर्ब से। तो वर्ब हमारा पहला टॉपिक है। देखिए, वर्ब क्या है, जैसा मैंने पहले बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कुछ शब्द हैं, तो उन्हीं शब्दों में से एक शब्द का नाम है वर्ब। मतलब वर्ब के अंदर कुछ नहीं आएंगे, कुछ शब्द आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे जिनका कुछ काम होगा, और उनका काम ही है वर्ब बनना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ब होता क्या है, वर्ब है क्या एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं आप लोग को प्रोनाउंसिएशन सुनने मिलेगा वर्ब, तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोलूँगा, जैसा आपको जैसा लगे प्रोनाउंस कर सकते हैं। अभी प्रोनाउंसिएशन का क्लास तो है नहीं, उसका भी एक क्लास ले लिया जाएगा किसी दिन कि कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए किसी वर्ड को। आज बेसिक क्लास है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हुए वर्ब मैं प्रोनाउंस करता हूँ, वर्ब जिसे अच्छा लगे, ठीक है। वर्ब को मैं बोलना चाहूँगा कि वर्ब से स्टार्ट करने से पहले मान लीजिए कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं लिखता हूं, सबसे अच्छा सेंटेंस को इंग्लिश में लिखूंगा। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, अभी हिंदी में बोलूंगा, आप लोग को समझना है। सेंटेंस में लिखता हूं, ये सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसका हिंदी कर लेंगे आप लोग। राजेश एक व्यक्ति का नाम है, इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट बाजार जा रहा है। राजेश इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है। मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ इसी व्यक्ति के नाम पे, राजेश गोज टू मार्केट। राजेश फिर से वो व्यक्ति, मार्केट यानी बाजार, जाता है, गोज जाता है, इज गोइंग जा रहा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्ब ही पढ़ रहे हैं, वर्ब को बेसिक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश गोज टू मार्केट, बाजार जाता है, और राजेश इज गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहा है। सबसे पहले वर्ब को पकड़ने का एक सबसे सिंपल लॉजिक आपको समझना होगा, ये लॉजिक वर्ब को पकड़ने का। इसे बहुत जन याद कर लेते हैं और ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ भी है कि जिस वर्ड का 3 फॉर्म होता है, 3 फॉर्म, 3 रूप होता है, उसे वर्ब कहते हैं। ये नहीं है, ये बहुत बाद की बात है। अगर आप बेसिक से इसको समझना चाहें तो वर्ब क्या होता है, तो ऐसे बोल देने से ये समझ में नहीं आएगा, ये फिर रटने का हिस्सा हो जाएगा कि जिस वर्ड का 3 फॉर्म होता है वो वर्ब होता है। तो ये फिर कुछ वर्ड्स दे सकता हूँ मैं भी,
और उसके 3 वर्ड लिखा दूंगा, 3 फॉर्म बोल दूंगा ये वर्ब है। ऐसा नहीं है, वर्ब का तो दुनिया अपने आप में बहुत बड़ा है। तो वर्ब को पकड़े कैसे? देखिए, जब भी आप कुछ बोलते हो, इंग्लिश को छोड़िए, हिंदी में जब भी आप कुछ बोलते हो तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा वो शब्द है जो किसी काम को संबोध कर रहा है। काम को संबोध करने का मतलब, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि राजेश बाजार जा रहा है। जब मैं बोलता हूँ तो वो कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जो काम को संबोध कर रहा है? वो कौन सा पार्ट है, उसको खोजने की कोशिश कीजिएगा। काम को संबोध करने वाला पार्ट, कि जो काम बता रहा है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। बट मैं यहाँ पे मेन जो काम वर्ब करता है वो ये है कि सेंटेंस में से अगर आपने उस शब्द को निकाल लिया जो काम बता रहा है, उसका फंक्शन है काम बताना सेंटेंस में, कि हाँ राजेश एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, तो वो मार्केट जा रहा है। अब इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मार्केट जा रहा है काम है कि क्या काम है। देखिए सिंपल है, इसको जब मैं बोलता हूँ राजेश मार्केट जा रहा है, तो मार्केट एक जगह है और उसका काम क्या है। मान लीजिए वो अपने घर से निकला, मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ, ये उसका घर था और यहाँ मार्केट था, यहाँ मार्केट था। मान लीजिए, मानने में क्या है, ये घर से निकला और वो पहुँच गया मार्केट। काम कहाँ हुआ? काम हुआ यहाँ, ये है काम। ये उसके काम के हिस्से में नहीं आता, ये भी उसके काम के हिस्से में नहीं आता। काम हो रहा है यहाँ, बेसिक घर से निकलना और मार्केट पहुँचना, ये जो है काम है। उस चीज़ को खोजना है आपको और सेंटेंस में इसको पकड़ना है। बस वो चीज़ अगर आपने कर लिया तो आपने वर्ब खोज लिया। ये सिंपल वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, अभी वर्ब और भी है बट एकदम सिंपल वर्ब की, बेसिक, जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। अगर वर्ब आप लोग सोचते होंगे कि वर्ब तो बहुत आसान है, तो मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा। ये सेंटेंस आप लोग देख लिए, यहाँ पे भी, इस सेंटेंस में भी कुछ भी नहीं है, यही सेंटेंस है। यहाँ पे बस काम अभी चल रहा था कि वो जा रहा है, मान लीजिए रोड पे है, जा रहा है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि उसका रोज़ का आदत है मार्केट जाने का, तो मैंने बोल दिया कि राजेश मार्केट जाता है, रोज़ जाता है, फल लेने सब्जी लेने मार्केट जाता है। आप लोग भी जाते होंगे, ठीक है। ये दोनों में और कुछ अंतर नहीं था, कुछ अंतर ज़्यादा नहीं था, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है जा रहा है और जाता में। लेकिन काम को पकड़ना आपका काम क्या है? काम को पकड़ना कि सेंटेंस में काम क्या है, ये आपका काम है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका जो काम है उसको अगर आप पकड़ लो तो वो भी वर्ब है। बस सिंपल सी बात। अगर सेंटेंस में आप काम को पकड़ लिए तो आपने वर्ब को पकड़ लिया, और वर्ब सबसे सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये है, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि राजेश गोज टू मार्केट, ठीक है, राजेश गोज टू मार्केट, मार्केट जाता है, तो उसका काम क्या है? राजेश का काम क्या है? मार्केट जाना। मार्केट काम नहीं हो सकता, मार्केट और घर के बीच में जो वो करेगा वही उसका काम है, और वो है जाना। तो वो हो गया आपका वर्ब। सबसे आसान तरीका है ये वर्ब को देखने का, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है? देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन कहाँ होता है इसमें? अभी मैं कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा, सब मैं समझा दूंगा, तब मैं सीधा डेफिनेशन पे आ जाऊंगा। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैं बोल दूंगा डेफिनेशन, ठीक है, सीधा समझाने पर आ जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ही तो समझना है, प्रॉब्लम समझ जाइएगा तो खुद उसका समाधान निकाल लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होता है? इतने आसान चीज़ में भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने 2 सेंटेंस लिखा, मान लीजिए राहुल learns इंग्लिश। सबसे पहला काम आपका, सेंटेंस आप कैसे पढ़ा, आप इसमें काम ढूंढेंगे, क्या काम किया उसने। तो सेंटेंस को आप पढ़ते हो जैसे राहुल इंग्लिश सीखता है, काम क्या है उसका? राहुल तो खुद काम हो नहीं सकता, इंग्लिश काम नहीं हो सकता, बीच में जो है वो क्या है? सीखने का काम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा?
वर्ब हो जाएगा कि राहुल इंग्लिश क्या करता है, सीखता है। तो उसका काम क्या है, सीखने का। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ये मत हो जाइएगा कि हमेशा ऐसा कुछ आपको दिखने मिलेगा कि वर्ब यहीं पे है सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस में आप काम को ढूंढिए, सिंपल बात, काम को ढूंढिए। अगर उसमें कुछ परेशानी होती है तो उसको कोशिश कीजिए कि कैसे मैं काम को निकालूं, सिंपल बात है, एकदम काम को ढूंढिए। इससे सिंपल इसका थ्योरी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप काम को ढूंढ लेते हो, हिंदी में बोलिए और काम मिल जाएगा आपको तुरंत। जैसे मैंने बोला राहुल इंग्लिश सीखता है, काम क्या कर रहा है, सीखने का। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ एक सेंटेंस और, राहुल लर्न्स टू स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस मैं हिंदी कर दे रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। ये सेंटेंस तो आसान था हिंदी करना। राहुल लर्न्स टू स्पीक इंग्लिश। देखिए सेंटेंस क्या है, यहाँ पे बहुत आसान था, राहुल इंग्लिश सीखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राहुल इंग्लिश बोलना सीखता है। राहुल इंग्लिश बोलना सीखता है। अब यहाँ कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि काम क्या है, काम क्या है, सीखना कि बोलना। दोनों तो काम ही लग रहे हैं, सीखना कि बोलना। ये होता है बच्चों का कंफ्यूजिंग पार्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, राहुल लर्न्स टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, देखिए। अगर मैं बोलूँ राहुल इंग्लिश सीखता है, राहुल इंग्लिश बोलना सीखता है, उसका काम अभी भी सीखना ही है, बोलना काम नहीं है, बोलना काम नहीं है। अगर मैं बोलूँगा राहुल इंग्लिश बोलता है तो उसकी सेंटेंस, उसका वाक्य कुछ और हो जाएगा। वो भी मैं लिख दे रहा हूँ आपके कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। राहुल स्पीक्स इंग्लिश। अगर आपको काम ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा हिंदी में ही समझिए उसको। ये है उसका इंग्लिश जो आप लोग यहाँ सोच रहे थे कि बोलना काम है। ये राहुल इंग्लिश बोलता है, अब उसका काम क्या है, बोलना। जैसे अभी मेरा काम क्या है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मेरा ये काम हुआ। तो उसी तरह से राहुल इंग्लिश बोलता है, तो ये उस टाइम हो गया काम, वर्ब। क्योंकि वही खोज रहे हैं ना, ऐसा शब्द जो सेंटेंस में काम को बताए, काम को बताए, तो वो हो जाता है वर्ब, जिसे आप लोग क्रिया भी बोलते हैं, क्रिया को बताए या काम को बताए, ठीक है, वर्ब। इस सेंटेंस में आपको क्या लगेगा कि अरे ये भी तो बोलना भी एक काम है और सीखना भी एक काम है। आप उसके काम को ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं इस बात पे बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग इसी साइकोलॉजी में सोचे। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, इसी बात को बार बार बोलूँगा कि काम ढूंढना ही आपका सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। वर्ब को पकड़ते वक्त काम ढूंढना है आपको। क्या है, राहुल लर्न्स टू स्पीक इंग्लिश। राहुल इंग्लिश बोलना सीखता है, उसका काम अभी भी सीखना ही है, बोलना काम नहीं है। बोलना, लेकिन उसका काम है सीखने का, कि वो सीख रहा है या सीखता है। बोलना सीखता है, बोल नहीं रहा है, सीख रहा है। तो फिर से वर्ब ये नहीं होगा, आपका क्या होगा, ये होगा, लर्न्स टू स्पीक। ये कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं इंग्लिश में। बहुत आसानी से बोल के हम निकल सकते थे ये कि वर्ब 3 फॉर्म में आता है, याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बोल दूं प्ले, प्लेड, प्लेड, बस वर्ब हो गया। ऐसे नहीं होता है। अगर आप सबसे बेसिक इसको पकड़ना चाहें तो ये सबसे बेसिक तरीका है वर्ब को पकड़ने का, कि वर्ब सेंटेंस में जो काम कर रहा है उसको आप पकड़िए, वही आपका वर्ब है। क्योंकि वर्ब किसका हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने डिस्कस कर दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड होता है जो कुछ ना कुछ सेंटेंस में काम करता है। यानी कि आने वाले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब कुछ ना कुछ आप देख रहे होंगे सेंटेंस में, कुछ ना कुछ उन लोग का फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ वो लोग काम करते होंगे। समझ में आया? तो वर्ब का काम आपको क्या करना है, वर्ब पकड़ने के लिए सेंटेंस में से काम को निकालना है बाहर, कि उसका काम क्या हो रहा है। जरा देखिए तो, जो भी है, कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, वो काम क्या कर रहा है।
अगर आप वो पकड़ के बाहर निकाल लिए तो आप वर्ब को बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। इतना में आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, वर्ब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। वर्ब को कैसे समझे? सिंपल तरीका वर्ब को समझने का कि जो सेंटेंस में जो भी शब्द किस चीज़ का फंक्शन कर रहा है, काम के होने का फंक्शन कर रहा है, काम के होने का फंक्शन कर रहा है, उसको आप निकालिए, वही आपका वर्ब है। ठीक है, वही आपका वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसका परिभाषा लिखूं तो कैसे लिखूंगा इंग्लिश में? वर्ब इज अ वर्ड, मैं हिंदी में बोल दूंगा, वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। वर्ब ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन को यानी किसी काम को डिस्क्राइब्स दर्शाता है। वर्ब ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन यानी किसी काम को दर्शाता है। इस एक्शन की कहानी क्या है? आप इसमें एक शब्द देखिए, एक्ट से आप लोग एक शब्द जानते होंगे, एक्टिंग, वहीं से बना है, और एक शब्द एक्शन। तो ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, ये वोकैबुलरी का टॉपिक है। खैर इसको मैं सिर्फ बोल रहा हूँ नॉलेज के लिए कि एक्शन बना है एक्ट से। एक्ट का मतलब होता है क्रिया करना, अदाकारी करना, मतलब कुछ काम करना। ठीक है, एक्शन आप लोग एक्शन मूवी के नाम से भी जानते होंगे, जिसमें बहुत मारपीट होता है, बहुत काम होता है, वही एक्शन मूवी हो गया, बहुत हलचल है उसमें। ठीक है, तो खैर ये हमारे टॉपिक के बाहर है। वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। देखिए, वर्ब ऐसा वर्ड है जो कि किसी काम को, एक्शन मतलब किसी भी काम को, दुनिया में जितने भी काम हो रहे किसी भी काम को दर्शाता है, उसे वर्ब कहते हैं। और इसका कन्फ्यूजन मैंने क्लियर किया था पिछले अभी 2-3 मिनट पहले, जब मैंने 3 सेंटेंस के साथ, उसे बिल्कुल देखिएगा और उसे याद रखिएगा कि किसी काम को आप कैसे पकड़ कर निकालते हैं किसी सेंटेंस से, और कौन काम होता है और कौन सा वर्ड काम नहीं होता है। ठीक है, इसको देखिएगा। ये वर्ब की पहली डेफिनेशन है। वर्ब सिर्फ यही नहीं होता है, हम लोग बचपन में यहीं तक पढ़ते हैं, वर्ब सिर्फ यही नहीं होता है। ये पहली डेफिनेशन है वर्ब की कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पहली डेफिनेशन है वर्ब की, रोमन नंबर में 1। वर्ब के और भी अभी डेफिनेशन है जो आपको काम आएगा, जैसे कि मैं आगे बताता हूँ, सेंटेंस देकर बताता हूँ, उससे आपको इजी होगा। जैसे कि मैंने लिखा, मैंगोज आर स्वीट, ही इज अ टीचर। और ठीक है, ये 2 सेंटेंस देखिए, मैंगोज आर स्वीट और ही इज अ टीचर। आप बोलेंगे सेंटेंस है, वाक्य मिल गया, वर्ब। अब पिछले डेफिनेशन के अनुसार अगर आप वर्ब खोजने की इसमें कोशिश करें कि किसी काम को दर्शाता है, किसी काम को दर्शाता है, बार बार आप बोल रहे थे किसी काम को दर्शाता, मतलब मैं बोल रहा था बार बार कि किसी काम को दर्शाता है। यहाँ पे कौन सा काम है? कहाँ कोई काम है? मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज फल है, आम, स्वीट मतलब मीठा, तो आम मीठे होते हैं। अगर मैं इसका हिंदी करूं, मैं लिख दे रहा हूं पर मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आम, क्योंकि हिंदी में सीखने से नहीं होगा, आपको इंग्लिश ही सीखना पड़ेगा। आम मीठे होते हैं, आम मीठे होते हैं। ठीक है, उसके बाद
ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, वह, ही के लिए वह क्या है, अध्यापक, अध्यापक है, वह अध्यापक है। दोनों हिंदी देख लीजिए। काम कहाँ हो रहा है, कहीं पे काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, सिर्फ आपको आम के बारे में, ये वह, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी आप नाम रख सकते थे, सिर्फ इसकी कुछ जानकारी मिल रही है कि आम कैसे होते हैं, तो आम मीठे होते हैं। ठीक, वो क्या है, तो वह एक अध्यापक है। मतलब मैंगोज के बारे में इंफॉर्मेशन मिला आपको, इंफॉर्मेशन मिला, कुछ जानकारी मिला। ही के बारे में, वो ही कोई भी हो सकता है, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिला, कुछ जानकारी मिला। इस तरह के चीज़, इस तरह के चीज़ जहाँ पे कोई काम नहीं होता, यहाँ पे आप वर्ब को कैसे पकड़िएगा, यहाँ पे वर्ब को कैसे पकड़िएगा, तो इसमें एक हिंदी का लॉजिक आता है, बहुत आसान होता है, उसको समझिए, मैं बताऊंगा, वो पकड़ना बहुत आसान होता है, हिंदी में कर लेने से वो बहुत आसान हो जाएगा। आम मीठे होते हैं, आम का जानकारी दे रहा है। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, तो मैं सिर्फ मिटा रहा हूं, इस सेंटेंस को देखिए, आम मीठे होते, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है। अगर मैं यहां से इस है को हटा दूं, या ये है यहां से हट जाए, तो वह अध्यापक क्या है, था, क्या कुछ पता होना चाहिए ना, मतलब इसका मतलब क्या है, आप लोग सोच पा रहे हैं। ये आम का इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, आम का अवस्था भी बता रहा है, आम किस कंडीशन में है, तो वो मीठे हैं। ये लड़का जो भी होगा, यहाँ पे शी भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की, वो क्या है, उसका कंडीशन क्या है, उसका अवस्था क्या है, उसका अवस्था ये है कि वह अभी एक अध्यापक है, वह अभी एक अध्यापक है। मैंने और एक सेंटेंस लिखा, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इस लड़की का, XYZ कोई भी लड़की हो सकती है, इस लड़की का अवस्था क्या है, उसका इंफॉर्मेशन क्या मिला आपको, कि वह लड़की एक डॉक्टर है, वह लड़की एक डॉक्टर है। तो इस तरह के वाक्यों में सबसे मेन कड़ी कौन था, ये देखिए, है, और है मतलब ये इंग्लिश में आर, यहाँ पे कौन, इज, यहाँ पे कौन, इज, ये हो गया है। ठीक है, इसको आपको कंडीशन या इंफॉर्मेशन बताने के लिए ये सब कुछ काम आ रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा दूं है को, तो देखिए अटपटा सा कुछ बन जाएगा। उसी तरह से मैं इंग्लिश में अगर इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, तो मैंगो स्वीट, कुछ समझ में नहीं आया। ही अ डॉक्टर, फिर कुछ समझ नहीं आया। मतलब हो क्या रहा है को हटा रहे हैं हिंदी से और इसको हटा रहे हैं इंग्लिश से, तो वही बात बन नहीं रहा है बात। लेकिन दोनों को लाते हैं तो बात बन जाता है, पता चल जाता है कि वो है क्या, किस अवस्था में है। समझ में आ गया। शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, इसको हटा दीजिए, शी अ डॉक्टर, बात नहीं बना। तो वही यहाँ पे जो कड़ी है, हिंदी में बोलूँ तो है और जो इंग्लिश में बोलूँ तो इज। तो यहाँ पे अवस्था बताने वाला जो वर्ड है, आपका स्टेट बताने वाला जो वर्ड है, उसे हम लोग वर्ब कह देंगे, उसे हम लोग वर्ब कह देंगे। जहाँ पे काम नहीं होता, किसी सेंटेंस में कोई काम नहीं होता, बट सिर्फ अवस्था बताया जाता है, ओनली कंडीशन बताया जाता है या इंफॉर्मेशन बताया जाता है, ऐसा वर्ड भी वर्ब कहलाता है, ऐसा वर्ड भी वर्ब कहलाता है। तो वर्ब के दो डेफिनेशन ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। वर्ब के दो डेफिनेशन मैं बोल देता हूं। दूसरा डेफिनेशन क्या तैयार हुआ वर्ब का? दूसरा डेफिनेशन क्या तैयार हुआ वर्ब का? नंबर 2, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड which
expresses condition of anything. देखिए, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी चीज़ की, एनीथिंग, मैं कुछ भी बोल दूं, जानवर, इंसान, किसी भी चीज़ की, फल, कोई भी चीज़ की, इसलिए मैंने एनीथिंग लिखा है यहाँ पे, किसी भी चीज़ की कंडीशन, ये मेन वर्ड है, अवस्था बता दे, उसे भी हम लोग वर्ब कहते हैं, जैसे कि मैंगोज आर स्वीट, उसमें अवस्था कौन बता रहा था, वो आर, अगर आर को हटा दे मैंगोज स्वीट नहीं बना, इसी तरह से, ठीक है। तो जिसमें अवस्था बता दे उसे भी वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के दो डेफिनेशन तैयार हो गए, एक जो आपको काम बता दे, आपको पता है काम कैसे निकालना है सेंटेंस से, और एक जो अवस्था बता दे। अब मैंने ये भी बता दिया आपको अवस्था कैसे निकालना है सेंटेंस से, वही हिंदी वाला लॉजिक, है को छुपा दे और इंग्लिश में उसको छुपा दे, तो क्या एक जैसा कर रहा है क्या, उसको देख लेना है और वहाँ से आपका निकल जाएगा। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी, ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत जल्दी होगा। कहीं कहीं हिंदी हम लोग का मदद कर देती है, तो इसी तरह से इसमें इसका जो ट्रिक है वो हिंदी से है, हिंदी आप पकड़ो और उसे निकालो। तो ये और दो डेफिनेशन वर्ब के हो गए, एक आपको एक्शन बताता है काम, और एक आपको क्या बताता है, कंडीशन, अवस्था। अच्छा, तो दो डेफिनेशन तैयार है, और भी वर्ब काम करते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है जो वर्ब काम, और एक काम करता है वर्ब, क्या करता है वर्ब काम, देखिए जैसे मैंने लिखा ही, यहाँ पे मैं ही दे रहा हूँ, कोई लड़का का नाम नहीं है, ही हैज़ अ कार, मैंने दे दिया। फिर मैं बोलता हूँ, अभी मेरे पास क्या है, मार्कर, आई हैव अ मार्कर, ठीक है, आई हैव अ मार्कर, दो सेंटेंस काफ़ी है समझाने के लिए। देखिए, ही हैज़ अ कार, आई हैव अ मार्कर, क्या मतलब है इसका, ही कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, आई तो मैं हूँ, ठीक है, ही कार मतलब उस आदमी के पास कार है, उस आदमी के पास कार है, मतलब क्या होता है। और यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उस आदमी के पास कार है और मेरे पास मार्कर है, इसका मतलब क्या है कि इस आदमी के पास कार होने का मतलब क्या, चोरी करके तो लाया नहीं होगा, उसी का गाड़ी होगा, उसी का कार होगा, मतलब वो उस पर अधिकार रखता होगा, ठीक है। तो इस आदमी के पास कार है बोलने का मतलब है ये कार किसका है या किसकी है, उस आदमी की है, मतलब इस आदमी का इस कार पे अधिकार है। मैं इसे ऐसे तोड़ के भी बोल सकता हूँ, इस आदमी का इस कार पे अधिकार है। मेरे पास अभी ये मार्कर है, ये मेरे पास है, अभी कोई लेके नहीं जाएगा मेरे से ये मार्कर, तो अभी मैं इस पे अधिकार जमा सकता हूँ, और ये इस पे मैं अधिकार जमा भी रहा हूँ, तभी तो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। अभी इस फंडे में मत आइएगा यहाँ हैज़ और हैव क्यों लगा, ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये बाद का टॉपिक है, जब हम लोग आगे समझेंगे उसे। आई हैव अ मार्कर, इसका मतलब क्या है, मार्कर पे मेरा अधिकार है, मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, मार्कर पे मेरा अधिकार है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, वो शब्द जो आपको अधिकार बता दे, किसी चीज़ पे किसी इंसान का अधिकार बता दे, किसी चीज़ पे किसी इंसान का, किसी भी जन का अधिकार बता दे, वो शब्द भी वर्ब कहलाता है। यहाँ पे फिर से हिंदी वाला लॉजिक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब हिंदी लिखूंगा नहीं, मैंने उस पर लिख दिया था, आप लोग इसे मैं बोल रहा हूँ समझिएगा। ही हैज़ अ कार, उसके पास गाड़ी है, यहाँ पे कहीं है आता, हाँ, वो है को अगर आप छुपा देते
तो कैसा बनता सेंटेंस? उसके पास गाड़ी, मेरे पास मार्कर है को छुपा देते तो कैसा बनता सेंटेंस? मेरे पास मार्कर। समझिए, अगर मैं लिख दूं यहां पे है को, उसके पास एक गाड़ी है, और यहां पे मैं लिखूं मेरे पास एक मार्कर है। देखिए, एक मार्कर है, उसके पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक मार्कर है को छुपा दूं तो कैसा बना? उसके पास गाड़ी, नहीं समझ में आया। मेरे पास मार्कर, नहीं समझ में आया। उसी तरह से इंग्लिश में अगर जाएं, इसको छुपा दें, ही हैज़ अ कार, हैज़ ही हट गया, ही अ कार, अधिकार गुम हो गया। आई हैव अ मार्कर, हैव हट गया, अधिकार गुम हो गया, आई अ मार्कर। तो यहाँ पे भी जो कड़ी है ये है हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में जो है ये हैज़ हो गया या हैव हो गया। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। आप सेंटेंस, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत बड़ा दुनिया है, कहीं पे आपको चलते फिरते एक सेंटेंस अगर मिल जाए इस तरह का जहाँ पे लिखा हो आई एम हैविंग टी, ये सेंटेंस और इस सेंटेंस का कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ये बाद का बात है, वर्ब का ही बात है, लेकिन बाद का बात है। बस मैं बोल दे रहा हूं कि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से मिलाइएगा मत। ये सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है, इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है। यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है, अधिकार, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं चाय पी रहा हूँ। तो बहुत अंतर है ये और ये सेंटेंस में। आप लोग एक जैसा हैव को देखकर ये मत बोलिएगा कि वो उसी का सेंटेंस है, ठीक है? तो ये अधिकार बताने वाले भी जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ब। तो तीसरा डेफिनेशन भी रेडी हो गया आपके पास। क्या है डेफिनेशन? तीसरा डेफिनेशन देखिए, तो तीसरा डेफिनेशन है वर्ब इज अ वर्ड दैट which describes possession, ठीक है? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। ये तीसरा डेफिनेशन भी रेडी हो चुका है, और तीनों डेफिनेशन मैंने लिखने से पहले आपको समझाया था कैसे आप पकड़ोगे और कैसे उसको उसमें देखोगे कि हाँ वो वर्ब है कि नहीं। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, और मैं एक मैप भी बनाकर आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आसान हो इसको समझने में। हिंदी में देख लीजिए, वर्ब क्रिया एक ऐसी शब्द होती है जो कि, या ऐसी शब्द है जो कि अधिकार को दिखलाती है या अधिकार को बतलाती है। तो तीन डेफिनेशन, काम को बतलाती है एक्शन, दूसरा अधिकार पोजेशन, और तीसरा अवस्था माने कि कंडीशन, ठीक है? ये तीन डेफिनेशन से आप वर्ब को याद रखिएगा। याद रखना क्या है, मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग कैसे, उसका लॉजिक कहाँ है, लॉजिक कहाँ छुपा हुआ है। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में भी गणित की तरह कुछ, गणित में जैसे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, इंग्लिश में भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने की ज़रूरत होगी ही नहीं, लॉजिक को समझ लीजिए, काम हो जाएगा। पहला एक्शन दिखलाता है, दूसरा कंडीशन बतलाता है, और तीसरा पोजेशन बतलाता है। ये तीन वर्ब, तीनों शब्द, एक एक्शन वाला शब्द, एक जो कंडीशन वाला शब्द है, और एक पोजेशन वाला शब्द है, इसे हम लोग वर्ब कहते हैं। एक्शन वाले शब्द में बहुत सारा शब्द है। पोजेशन वाले शब्द में आपको किसी किताब में मिल जाएगा बीइंग, पोजेशन वाले शब्द में। इसमें मैं लिख रहा हूं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इसके बारे में बाद में डिस्कस होगा। बी फॉर्म के जितने वर्ब होते हैं, जैसे कि बी हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वेयर,
बी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये जितने भी होते हैं इसी में आप इसका भी फॉर्म जोड़ लीजिए, बीन हो गया और बीइंग हो गया, ये सब कुछ कंडीशन बतलाने के लिए यूज़ होता है, ये सब कुछ कंडीशन बतलाने के लिए यूज़ होता है। मेनली यही वर्ब है जो आपको कंडीशन बतलाएंगे। पोजीशन बतलाने के लिए भी मैंने बोल दिया, हैज़, हैव, हैड, ये अधिकार बतलाने के लिए यूज़ होता है। और एक्शन बतलाने के लिए बहुत सारे हैं, तो उसमें अभी वक्त लगेगा, जो हम लोग जब पढ़ेंगे एक्शन को फिर डिटेल में तब जानेंगे। अभी वर्ब का इंट्रोडक्शन था, एक्शन, कंडीशन और पोजीशन। काम, क्रिया, कंडीशन, पोजीशन का मतलब अधिकार और कंडीशन का मतलब अवस्था। तो ऐसे 3 वर्ड आप देख लीजिए सेंटेंस में, आपको वर्ब पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन क्लास के लिए ये काफ़ी था बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास देखते हैं कब होगा, जब भी होगा इसको आगे लेकर चलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।